नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रयागराज से आपको बड़ी जानकारी बता दें, जहां बस कंडक्टर पर हमले का आरोपी ने खुलासा किया है। लारेब हाशमी का बयान आया है सामने। जाति सूचक शब्द पर चढ़ा गुस्सा। कहा है आरोपी लारेब ने, ऐसे लोगों को बचा रहे मोदी और ये योगी, ये भी दरअसल कहा गया है। हत्याकांड के आरोपी लारेब की ओर से प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लारेब हाशमी का बयान सामने आया है। लारेब हाशमी ही इस पूरे मामले में आरोपी है। बस कंडक्टर पर हमला किया गया था और कहा यह जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों पर गुस्सा चढ़ा, आरोपी लारेब ने कहा। और आइए आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिव क्या कुछ कहा है आरोपी लारेब ने। तो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे, वही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं क्या? सर वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं हैं, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे बिल्कुल। सर वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था। जी सर, क्योंकि उन्होंने बहुत बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए उनका बात कर रहे हैं। तो वहीं तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने पूरे तेलंगाना को खोखला कर दिया है। आज भाइयों बहनों, जो तेलंगाना रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, आज यह 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ एक स्टेट है। जिस तेलंगाना में विकास की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ती, वह तेलंगाना आज माफिया राज की चपेट में आ गया है। यहां पे खनन माफिया, यहां पे भू माफिया, यहां पे पशु माफिया, यहां पर संगठित अपराध में संलिप्त माफिया है। और इस माफिया के खिलाफ ही चेतावनी देने के लिए और इस महबूब नगर को फिर से पाला मुरु के रूप में स्थापित करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हूं। ये अफसोस की बात है कि तेलंगाना को एक स्वर्णिम राज्य बनाने के लिए जिन लोगों के हाथों में आप लोगों ने सत्ता सौंपी, वही आज यहां के शोषण के कारण बने हुए हैं। भाइयों बहनों, एक और तेलंगाना में प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है। यहां पर प्रचुर संसाधन है, लेकिन दूसरी ओर आज तेलंगाना राज्य के निवासी अपने अधिकार, अपनी पहचान के लिए तरस रहे हैं। यहां पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति ने आज पूरे तेलंगाना को खोखला बना दिया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है एक स्वर्णिम तेलंगाना राज्य के निर्माण के साथ साथ तेलंगाना राज्य के निवासियों के लिए एक स्वर्णिम भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज आपके पास आई है, आपका आह्वान करने के लिए। तो वहीं गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा का 34वां स्थापना दिवस 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1300 करोड़ रुपए के निवेश का मंच बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें गीडा के विभिन्न सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के 155 करोड़ रुपए के विकास कार्यों समेत गीडा के कालेसर व्यावसायिक आवासीय परियोजनाओं का भी लॉन्च किया जाएगा।
तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव आज कानपुर देहात में आयोजित संविधान बचाओ भागीदारी पाओ रैली में शामिल होने पहुंचे थे, जहां अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं बस कंडक्टर पर हुए हमले के बाद से ही प्रदेश का माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बड़ा बयान आया। मुस्लिम समाज को सलाह देते हुए रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, मुस्लिम समाज को संगोष्ठी करनी चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे कौम के बच्चे इस तरह से घटनाएं घटित कर रहे हैं, जैसे आपने देखा था अलीगढ़ में भी हुआ, तो ये पकड़े गए थे जहाँ से 3-4 आईएसआईएस के लोग। तो जब पढ़े लिखे लड़के करते हैं तो इस मुस्लिम समाज को इसकी चिंता करनी चाहिए और उन्हें अपने समाज के अंदर संगोष्ठियां करनी चाहिए, शांति का वातावरण बनाना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रही हूँ, सर्वाधिक हमारे अकलियत के मुसलमान भाई बहन भारत में रहते हैं और भारत में जो हमारा लोकतंत्र है उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है, हर प्रकार से उन्हें अधिकार देता है। तो इसलिए किसी भी बाहरी ताकत के प्रभाव में आकर अगर कुछ बच्चे गुमराह हो रहे हैं तो उनके माता पिता और उनके समाज को उन्हें कहीं ना कहीं संतुलित करने और सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। विश्व प्रसिद्ध वाराणसी की देव दीपावली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासन की ओर से लगभग सारी तैयारियां कर भी ली गई हैं। तो वहीं इस बार देव दीपावली को बेहद खास बनाने की तैयारी है, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं। देव दीपावली काशी का एक ऐसा पर्व है जिसमें स्वाभाविक तौर से काशीवासी दीपदान करते हैं और देव दीपावली का त्यौहार बहुत ही आनंदपूर्वक मनाते हैं। सरकार की ओर से जो करना है वह सब किया जाएगा, लेकिन एक काशी की देव दीपावली को एक भक्त के रूप में जब मैं देखता हूं तो निश्चित तौर से जितनी प्रशंसा की जाएगी वो कम होगी। वैसे मैं भी देव दीपावली के अवसर पर रहता, लेकिन विधानसभा का सत्र होने के कारण उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। तो वहीं फायर ब्रांड हिंदू नेता और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज बरेली पहुंचे, जहां तोगड़िया ने कहा, संगठन हिंदू समाज को समृद्ध, सुरक्षित और सम्मानयुक्त बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। साथ ही तोगड़िया ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राम मंदिर के लिए जनता से ₹1.25 का दान मांगा था, तब लगभग 8 करोड़ रुपए जनता ने दान में दिए थे, जिन्हें आज मंदिर के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। वहीं आतंकी गतिविधियों को लेकर भी बयान दिया। चल रही भारत के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में कोई भी आतंकी गतिविधियां है तो समाप्त होनी चाहिए, वरना भारत को पैलेस्टाइन बनने में देर नहीं लगेगी। इजराइल पर हमला पैलेस्टाइन ने बाहर से किया था, हमने सावधानी नहीं रखी तो अलीगढ़ में भी पैलेस्टाइन खड़ा होगा, आगरा में भी, लखनऊ में, मेरठ में भी। मेरा विश्वास है मोदी जी, अमित भाई और योगी जी मिलकर यह आतंकी गतिविधियों को समाप्त करके देश को सुरक्षित करेंगे। तो वहीं अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर देश भर में राम भक्तों में उत्सुकता देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी तस्वीर मध्य प्रदेश से भी सामने आई है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इन दिनों कहीं भी अयोध्या का नाम आते ही सिर्फ एक ही भाव सभी भारतीयों के मन में आता है, और वो है आने वाली 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में होने वाली रामलला की भव्य और अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा। ये दिन जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। आस्था और उत्साह की ऐसी ही एक झलक सामने आई मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां भगवान राम की भक्ति में रमे लोगों ने लोहे की कतरन से राम मंदिर की प्रतिकृति बना डाली।
राम मंदिर की ये रेप्लिका बिल्कुल वैसी ही है जैसा मंदिर अयोध्या में भगवान राम का बन रहा है और जहां अयोध्या के राजा राम बस कुछ ही दिनों में विराजमान होने वाले हैं। सर, जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ये हूबहू उसकी एक रेप्लिका है। सेम उसी डिज़ाइन पर बना है और उसी तर्ज पर बना है और इसमें जो आयरन वेस्ट का यूज़ किया गया है वो 21 टन है। कहाँ से ये मिला था? सर, ये नगर निगम से हमें प्रोवाइड कराया गया था। क्या क्या है इसमें सर ट्रक के चेचिज़ हुए, विद्युत विभाग के पोल हुए, उसके बाद झूले हुए और इसी तरह के सभी मटेरियल थे। ये मंदिर कहाँ पे किस जगह स्थापित किया गया है और कब तक बनेगा? कितने दिन में काम हुआ है? सर, ये अभी विश्राम बाग प्रॉपर स्थापित ये यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा और इसका जैसे ही इनॉग्रेशन की डेट वो मेयर साहब की तरफ से आएगी। ये कितने दिनों में बना है? कितने लोगों ने बनाया और कौन कौन है इसमें कारीगर? सर, ये बना है 3 से 3.5 महीने में, लोकेशन फाइनल करने से लेकर एंड तक का अभी तक के लिए और इसका मात्र 10 दिन का काम बाकी रह गया जिसमें एक लाइट इंस्टॉलेशन और कोडिंग है, बाकी और कुछ नहीं है। कहाँ के कारीगर हैं? कौन है? ये सर जैसे अलग अलग राज्यों से हैं, जैसे कुछ यूपी से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और सभी ने यहीं रहकर 3 महीनों तक रहकर काम किया इसमें। इनके नाम मुस्लिम हैं? हाँ सर, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ पिंटू हैं, मतलब हिंदू हैं, जैसे पिंटू हुए, ऐसे करके सभी ने मिलकर काम किया है सर। कितने मुस्लिम कारीगर हैं? समथिंग 7 मुस्लिम कारीगर हैं। तो ये बनाने का उद्देश्य क्या था? ये आइडिया कहाँ से आया? सर, ये सबसे पहली सोच मेयर साहब की थी कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसी तर्ज पर इंदौर में भी कुछ हो हमारे पास। उसको लेकर उन्होंने हमारे बड़े भैया उज्जवल सिंह सोलंकी और मुझसे बात की थी। फिर वहीं से उन्होंने मटेरियल दिया। इसमें आपका क्या रोल है इसमें? सर, इसकी मतलब डिज़ाइनिंग और जो मतलब उसको डिज़ाइन करने में, सारी चीज़ें को करने में वो हमारी तरफ से था। मटेरियल केवल वहाँ से आया था। अच्छा, पहले भी आपने इस तरह का वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाया है? नहीं सर, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस तरह से वो डिज़ाइन में दिक्कतें आई आपको? अयोध्या का जो ओरिजिनल मंदिर है? नहीं सर, वो अयोध्या के ओरिजिनल मंदिर है जो बेसिकली डिज़ाइन चलती आ रही है, उसी तर्ज पर कुछ डिज़ाइन फाइनल करके किया गया है। अच्छा, ये आसपास जो पाउंड एक बना हुआ है नदी टाइप छोटी जी, यही क्यों चुना ये? क्योंकि सर देखा जाए तो अयोध्या में भी एक सरयू नदी है, तो मेयर साहब का भी कहना था कि जैसे ये लोकेशन बेस्ट रहेगी इस चीज़ के लिए। 21 टन लोहे की कतरन से तैयार हुई राम मंदिर की ये प्रतिकृति इंदौर के मेयर की सोच से शुरू हुई। आस्था और भक्ति की इस अद्भुत कलाकृति के निर्माण में दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के कुशल कारीगर दिन रात लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य इसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी तरह से तैयार करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के 107वें एपिसोड को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने मुंबई हमले का जिक्र किया तो साथ ही साथ हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की भी शुभकामनाएं दी। यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के आज के अपने इस 107वें एपिसोड में बहुत सारे विषयों पर देश का ध्यान आकर्षित किया, लोगों को बहुत सारे विषयों से अवगत कराया, लेकिन मुख्य बात जो उन्होंने कहा कि स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वह कोई एक दिन या एक सप्ताह या एक साल का कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि वह अपने दैनंदिन जीवन में डेली टू डेली जो हमारा गतिविधियां होती है उसमें उतरना चाहिए। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके प्रयास से पूरे देश की जनता स्वच्छता की ओर चल पड़ी है और लोग किसी भी बड़े से बड़े कार्यक्रम में, समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ स्वच्छता का कार्यक्रम कोई नहीं भूल रहा है, जरूर कर रहे हैं। और इसलिए जो है आज जो देश भर में एक स्वच्छता का वातावरण बना है, एक स्वच्छता का माहौल बना है, उसके लिए सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जनता टीवी।